एपिसोड 206 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। ईशानी को अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। जब से वो होश में आई थी, मोक्ष उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दे रहा था। खास करके रूम में तो वो बच्चों को भी अभी आने नहीं दे रहा था। हब्बी, क्या आप कुछ पल के लिए मुझे छोड़ेंगे प्लीज? ईशानी मोक्ष की गाल पर किस करते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बीबी। मोक्ष ने भी उसकी गाल पर प्यार से किस करके बोला। ईशानी मोक्ष को देखने लगी। उसे आपने दोनों बच्चों पर तरस आ रहा था, जो अब तक 2 बार डोर पर आकर वापस जा चुके थे। अब आगे मोक्ष ईशानी को बिल्कुल किसी बच्चे को तरह ट्रीट कर रहा था। मोक्ष ने ईशानी की सिर को अपने सीने में रख लिया। ईशानी मोक्ष की दिल की धड़कन को साफ सुन पा रही थी। मोक्ष का हाथ कीबोर्ड पर चल रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपनी बीबी पर ही था। तभी डोर पर फिर से नॉक हुआ। ईशानी जल्दी से मोक्ष की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, हब्बी, बच्चे शायद भूखे होंगे, वो 2 बार आकर जा चुके हैं, अब मुझे उन्हें देखने दीजिए। बीबी, तुम्हें सिर्फ बच्चों की चिंता है, मेरी नहीं। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना चाहिए। क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ? मोक्ष ने ईशानी की होंठों को देखते हुए फिर उसकी सीने पर नजर गड़ाते हुए बोला। मोक्ष की बात सुनकर और उसकी नजर देखकर ईशानी की गाल शर्म से लाल हो गई। वो नाराजगी से मोक्ष को देखने लगी और बोली, हब्बी, आप इतना बेशर्म क्यों है? दोनों बच्चे हमें ढूंढ रहे हैं। आपको नहीं लगता आप हमारे बच्चों से कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहे हो? मुझे अपनी प्रिंसेस से कोई जलन नहीं हो रही है, और रही बात रुद्र की, तो वो मेरे मुकाबले नहीं है। मैं उसका बाप हूँ, वो मेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आप मेरे बेटे से इतना झगड़ा क्यों करते हो? ईशानी ने मुंह बनाते हुए पूछा। उसकी बहस सुनकर मोक्ष का मुंह बन गया। वो ईशानी की गाल पर किस करते हुए बोला, मैं कहाँ उससे झगड़ा करता हूँ, वो खुद ही मुझसे झगड़ा करता है। हूँ बड़ा आया आपने बाप से कम्पीट करने वाला। मेरी बीबी सिर्फ मेरी है, कोई भी हो मुझसे मेरी बीबी को दूर नहीं कर सकता। इतना कहकर मोक्ष ने लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि अब तक 3-4 बार डोर नॉक हो चुका था, जिससे मोक्ष चिढ़ गया। उसे कुछ ही समय तो मिला है अपनी बीबी के साथ बिताने को, तो फिर ये लोग उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जब वो दरवाजा नहीं खोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिजी है। क्या इतना भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है? मोक्ष की रिएक्शन और चिड़े हुए चेहरे को देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी। हब्बी, अभी हमें देखना चाहिए कि बाहर बच्चे हैं या नहीं। मोक्ष ने लैपटॉप रख दिया और ईशानी को सोफे पर बिठाकर डोर के पास चला गया। जैसे ही डोर खुला, बाहर से एक छोटा सा हाथ सीधा मोक्ष की मुंह की तरफ बढ़ा। मोक्ष ने जल्दी से रुद्र की हाथ को पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें छोटी करके सामने देखा तो लगभग सब खड़े थे। दादी माँ, कल्पना जी, अखिलेश जी, नव्या और दक्ष भी बाहर खड़े। रुद्र इस वक्त कल्पना जी की गोद में था, वहीं रुद्रांशी दक्ष के गोद में था। रुद्र एक्चुअल में बस दरवाजा नॉक कर रहा था, पर उसकी छोटी हाथ में ज्यादा जोर से नॉक करने की ताकत नहीं थी। जैसे ही वो नॉक करने वाला था, उससे पहले ही दरवाजा खुल गया और मोक्ष ने उसके हाथ को पकड़ लिया। रुद्र ने अपने डैडी को घूर कर देखा और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, तो मोक्ष ने उसकी छोटे से हाथ को छोड़ दिया। तभी ईशानी भी उठकर वहां आ गई। ईशानी को देखते ही रुद्र की होंठों पर मुस्कान खिल गई। उसने जल्दी से मामा कहकर ईशानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और कल्पना जी की गोद से कूदने के लिए तैयार था। वहीं रुद्रांशी भी अपने मोम और डैड को पास जाने के लिए बेताब थी। वो दोनों को देखकर खिलखिलाने लगे। मोक्ष रुद्र को घूरते हुए बोला, तुम छोटे बदमाश, अभी तो तुम ऐसे देख रहे थे डे से कितनी ज्यादा दुखी हो, और डे से ही तुमने मेरी बीबी को देखा, सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसने रुद्रांशी को अपनी गोद में ले लिया तो ईशानी ने रुद्र को अपनी गोद में ले लिया। कल्पना जी बोली, दोनों ही तुम्हारे पास आने के लिए कितना नाटक कर रहे थे। जब तुम दोनों ने 2 बार डोर नहीं खोला तो दोनों ने हम सबको तुम्हारे रूम की तरफ इशारे करना शुरू कर दिया। मोक्ष और ईशानी दोनों ने आपने दोनों बच्चों को देखा। दोनों ही बहुत चालक थे, दोनों ही 9 महीने के थे, पर आपने उम्र की बच्चों से ज्यादा होशियार थे। ईशानी और मोक्ष दोनों बच्चों को अंदर ले गए। मोक्ष और रुद्र में अभी भी आंखों में जंग चल रही थी। बस आप दोनों बाप बेटे एक दुआरों को घूरना बंद कीजिए। ईशानी रुद्र को लेकर बेड पर बैठ गई। उसे खुद की बॉडी ठीक लग रही थी, पर मोक्ष के हिसाब से वो बहुत वीक थी, इसलिए मोक्ष उसे ज्यादा चलने की या खड़े होने की इजाजत नहीं दे रहा था। और ईशानी भी आपने हब्बी के जिद के आगे हार मान चुकी थी। वैसे भी मोक्ष बस उसकी केयर ही तो कर रहा था। रुद्र और रुद्रांशी दोनों बेड पर खड़े हो रहे थे और चलने की कोशिश कर रहे थे। ईशानी बहुत ज्यादा खुश थी और जल्दी से उसने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगी। रुद्र धीरे धीरे अपनी मोम की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। वहीं रुद्रांशी ने अपने मोम और डैडी दोनों को देखा। जब उसने देखा उसका भाई मोम की तरफ जा रहा है, तो वो धीरे धीरे सपोर्ट लेकर अपने डैडी की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मोक्ष और ईशानी दोनों की होंठों पर स्माइल आ गई। रुद्र पहले ईशानी के पास पहुंच गया और ईशानी ने उसे आराम से होल्ड कर लिया। वहीं रुद्रांशी भी जल्दी अपने डैडी के पास पहुंच गई। मोक्ष ने अपनी प्रिंसेस को गले से लगा लिया। वहीं रायजादा मेंशन में काव्या इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा उदास थी। वो वरुण और आपने बीच हुई इंटरेक्शन याद आ रही थी।
उसे बहादुरदबी हो रहा था। आखिरकार लाइफ में उसने पहली बार किसी को प्यार किया था। पर अब उससे उसकी शादी नहीं हो सकती थी। कल भी वरुण के साथ एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात हो गई थी। वरुण के साथ एक लड़की थी जिसे देखकर काव्या को रोना आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी भी तो बहुत जल्दी एंगेजमेंट होने वाली थी। अनुपम जी बस ईशानी की होश में आने का वेट कर रहे थे, वरना उसकी शादी कब का हो जाती। पर अनुपम जी कभी अपनी प्यारी बेटी की कोमा में रहते हुए काव्या की सगाई तो नहीं करने वाले थे। काव्या और वरुण के पास टाइम था, पर वो कुछ नहीं कर पाए। वरुण ने तो उसे बोला था कि वो उसके फैमिली से बात करेगा, पर काव्या ने ऐसा करने से मना कर दिया था। वो जानती थी कि अगर अनुपम जी को पता चला तो वो उसकी खुशी के लिए रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। पर को नहीं चाहती थी कि उसके डैड ने जो ऑलरेडी वादा कर दिया है उसे तोड़कर वो दूसरों के सामने शर्मिंदा हो। वो ये बात पहले ईशानी को भी बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था ईशानी जरूर कुछ ना कुछ करके ये शादी रोक देगी। पर ईशानी भी कोमा में चली गई और अभी ईशानी होश में आई, वो ईशानी को भी स्ट्रेस नहीं दे सकती थी। तभी उसकी डोर नॉक हुआ तो काव्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद को ठीक किया। डोर खोलने चली गई। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, सामने नीलिमा जी अपनी आंखों में चिंता लिए खड़ी थी। क्या हुआ बच्चा, तुम कुछ दिनों से इतना परेशान क्यों लग रही हो, और तुम्हारी आंखें ये इतनी लाल क्यों दिखाई दे रही है? नीलिमा जी ने काव्या की गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा। भले ही ईशानी ने अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश किया था, पर नीलिमा जी तो एक माँ थी। उसने कैसे अपनी बेटी की दिल की बातें पता नहीं चलता कि उनकी बेटी उदास है। काव्या कुछ दिनों से ना तो ठीक से खा रही थी, ना किसी से ज्यादा बातें कर रही थी। रुद्र से भी नहीं, जबकि काव्या रुद्र की लाडली थी। दोनों भाई बहन घर में होते वक्त बातें करते रहते थे और घूमने की डेस्टिनेशन डिसाइड करते रहते थे। पर इस वक्त उनकी बेटी पूरी तरह से चुप हो गई थी, इसलिए सबको उसकी टेंशन हो रही थी। कुछ नहीं मोम, मुझे बस इशू की याद आ रही थी। वो पहले कोमा में थी इसलिए मैं उदास थी, अब वो होश में आ गई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं इशू से मिलना चाहती हूँ मोम। काव्या को सच में ईशानी की बहुत याद रही थी। पास्ट में उसे कुछ भी परेशानी होती थी, ईशानी उन सभी परेशानियों को चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। क्या उसकी ये प्रॉब्लम भी उसकी इशू सॉल्व नहीं कर सकती है? ओहो बस इतनी सी बात, हम भी हमारी बच्ची की होश में आने की वजह से बहुत खुश है। हम सब शाम को हमारी बच्ची से मिलने जाएंगे। उससे पहले मुझे कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करनी है बच्चों और ईशानी के लिए। आखिरकार बेटी के ससुराल में जा रहे हैं। हमारी बच्ची भी कितनी बुरी सिचुएशन को फेस करके आए है। वैसे कल अरुण और उसकी फैमिली आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए, सगाई की डेट फिक्स करने के लिए। तुम्हें कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए उनके लिए भी। इतना कहकर नीलिमा जी ने प्यार से काव्या की सिर पर हाथ फेरा और वहां से सब कुछ अरेंज करने चली गई। उन्होंने ठीक से नोटिस नहीं किया कि अरुण और उसकी फैमिली का नाम सुनकर काव्या की चेहरा कैसे पीला पड़ गया था। उसे अरुण से या गुप्ता फैमिली में से किसी से भी मिलने का मन नहीं था। अरुण का नाम सुनकर ही वो परेशान हो गई। अरुण गुप्ता, जिसके साथ काव्या की सगाई होने वाली थी। ये भी एक बहुत बड़ी फैमिली थी, जो रायजादा फैमिली जितना ही पावरफुल थी। काव्या की दादाजी और गुप्ता फैमिली की हेड दोनों पहले दोस्त थे और दोनों ने एक दूसरे के पोते पोती के बीच शादी करने का तय किया था, जिस वादे को अभी अनुपम जी निभा रहे थे। अरुण भाई एक अच्छा लड़का था, वो काव्या को बहुत पसंद भी करता था, इसलिए दोनों फैमिलीज को उन दोनों बच्चों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काव्या ने जल्दी से डोर लॉक किया और फिर से रोने लगी। वो बस वरुण और अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दामिनी की जैसे ही आंखें खुली वो चिल्लाने लगी, दूर रही मुझसे तुम घटिया लड़की। उसे सामने खड़ी नस को देखकर बहम हो रहा था कि ये भी उसे मारने की कोशिश कर रही है। वहीं उसकी चिल्लाने से तो नस भी डर गई। दामिनी इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरी थी। वो सामने खड़ी नस को गालियां देने लगी थी। एक तो दामिनी इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। उसकी हाथ मुंह सब सूजकर फूल गया था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अभी बाहर निकल आएगी, क्योंकि उसकी आंखों की चारों ओर सूजकर काला लाल निशान हो गया था। ब्लड क्लॉट हो गया था कई जगह, इसलिए उसकी आंखों की पुतलियां ठीक से नहीं दिख रही थी। पर जैसे ही उसने चिल्सिया, ऐसा लग जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएगी, जिसे देखकर वो नस डर गई। नस उठकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई और बोली, देखिए आप चुप हो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक नस हूँ। पर दामिनी उस नस की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम दो कौड़ी की घटिया लड़की, क्या उस मनहूस लड़की साइना ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए? मैं दामिनी हूँ, अभी तक तुम्हें मेरे पावर का अंदाजा नहीं है। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। दामिनी पास पागलों की तरह बेड पर बैठकर चिल्लाए जा रही थी। जब उस नस से दामिनी की बकवास और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गुस्से से आगे बढ़ी और दामिनी की गाल पर दो थापड़ जड़ दिया। ये औरत बस बकवास किए जा रही है, उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो तो एक नस थी, वो बस अपना काम कर रही थी, पर ये औरत उसे गालियां दे रही थी जैसे वो उसकी कोई नौकर हो। अब उस नस को समझ आ रहा था कि इस औरत के सबने मिलकर इतने बुरी तरीके से क्यों पीटा है, क्योंकि ये औरत तो मार खाना ही डिजर्व करती है।
वहीं दामिनी, जिसकी हालत ऑलरेडी खराब थी, फिर से 2 थापड़ खाकर उसके कान सुन हो गए। उसका चिल्लाना भी बंद हो गया। जब उस नज ने देखा कि दामिनी चुप है तो वो बोली, हूँ, अब जब तो होश में आ गई हो तो यहाँ से जा सकती हो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। वो ऐसी औरत के आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। वहीं अब जाकर दामिनी को रियलाइज हुआ कि वो एक नस थी और अभी उसे मार के चली गई।